दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके भौतिकी के पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो आपके यूपीपी में और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो कौन सा हो सकता है? आप सभी को पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा भाई साहब, एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है, जिसे किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कभी कभी विद्युत धारा का जो है मात्रक भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। क्या होता है मेरे भाई? वो होता है एम्पियर। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संग्रहित होना शुरू कर देता है उसे उष्मांक कहा जाता है। ड्यू पॉइंट बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? उसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में व्याख्या आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो देखिए, वर्षा का मतलब क्या होता है सर? रेन होता है। इस रेन से आप याद रखिएगा क्या, रेन गेज। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है ना मेरे भाई, आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये पूछ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। अरे भाई साहब, जो प्रकाश वर्ष होता है ना, वो किसको मापता है? हमेशा दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को मापता है। यानी कि एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने के बराबर होता है? इतने पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये रहा, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? आप सभी को पता है, इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। और इनेमल से याद रहेगा आपका क्या सर? टूथ इनेमल। यानी कि सबसे जो होता है आपका कठोर होता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है कि किससे निर्मित होता है, कैल्शियम फास्फेट से होता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? दंत वल्क कहा जाता है। ठीक है, दंत वल्क कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, जो निर्यात तत्परता सूचकांक है ये जारी किया जाता है आपके नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। आप जानते हैं नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी है सर। यानी कि वर्तमान में देखा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है, नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो बहुत बार पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, वो है आपके सुमन बेरी। कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिसको जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, द्रव या गैस के निलंबित जो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, उसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी विसरण बोल रहे हैं, ब्राउनी गति यार। क्या है विसरण? तो कुछ अलग होता है ना, नहीं, बिल्कुल सी है इसका राइट आंसर। यानी कि उसको ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, विसरण आपके यहाँ पे दिया गया है, विसरण को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है विसरण, यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला ये रहा, इसमें बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होती हैं। यानी कि जब हम लोग किसी बीकर में पानी को रखते हैं और उसको हीट करते हैं, तो एक ऊपर रखनली रखा होता है जो ढका होता है, तस्तरी होता है। तो यहाँ से जल की बूंद जो है गैस के रूप में जाकर यहाँ पर जमा होती है, तो वो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन, यानी कंडेंसेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संघनन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। देखिए, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तो शीतलन होता है। अरे जब भी वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है भाई? ठंडक महसूस होती है, यानी शीतलन होता है, कूलिंग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और अगला है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वायुमंडल की जो अभिक्रिया के ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है उसे संवहन कहा जाता है, कन्वेक्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी व्याख्या तो आपको देखना ही है।
अगला है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण, ठीक है, ऊष्मांतरण यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस में जो ऊष्मा हस्तांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? उच्चालन के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? अरे सभी को पता है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक जो सतह होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कभी फ़ारेनहाइट में पूछे तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। अगला है कि कौड़ों की तरंग प्रकृति किसने प्रतिस्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम होता है डी ब्रोगली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्रोगली थे। कौन थे? डी ब्रोगली। अगला है कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो देखिए, चुंबकीय चालक घनत्व की जो इकाई होता है वो होता है आपका टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, आपको पता है क्या? और एक टेस्ला बराबर क्या होता है? चलिए इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। एम्पियर मात्रक है, हमने पहले ही चर्चा किया था कि भाई साहब एमीटर को मापने वाला का कौन सा था? एमीटर था, जिसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता था। ठीक है। तो एम्पियर का मात्रक कौन सा था? धारा का मात्रक था सर, विद्युत धारा का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है वो होता है आपका पिक्नोमीटर। कौन सा होता है? पिक्नोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एनीमोमीटर क्या होता है? वायु के वेग को मापता है। यूडियोमीटर क्या होता है? गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है। पिक्नोमीटर अभी बात की थी। बेबामीटर क्या होता है? मिट्टी का यांत्रिक गुण को क्या करता है? ये मापता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है कि शक्ति की भौतिक इकाई क्या है? पी बराबर क्या होता है? W/T। अगर W/T आपको पता है तो आसानी से दे सकते हैं। कौन सा होगा बताइए? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, mL² T⁻³ हो जाएगा। ठीक है। तो निकाल सकते हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य होता क्या है? क्षैतिज मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रखी दोनों वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य कहते हैं। और किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो लेंस होता है आपका बेलनाकार लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, दृष्टि वैषम्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि फ्रैंक हिंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंक हिंटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दांतों को वर्धित यानी कि बड़ा करके छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा, देखिए जितने भी डॉक्टर होते हैं ना भाई साहब, वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अगला ये रहा, कह रहे कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वो CV रमन थे। और इन्हीं को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और ये CV रमन जो है आप जानते हैं ना इनके बारे में अच्छे तरीके से, अभी देख लिए ऊपर भाई साहब, और यहाँ पर भी दिया गया है। और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई साहब। ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे। फिर से पूछ दिया क्या यार, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है भाई साहब। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 चौगुणे 10 का पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। उसके बाद से अगला है कि निम्न में से कौन से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो वो है आपके कौन भाई साहब? वो है होमी जहांगीर भाभा, JC बोस, CV रमन या विक्रम साराभाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो सी होगा, विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई है। ठीक है। बाकी इनके बारे में देख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको पता है फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेंटीग्रेड में भी दिया है, सेंटीग्रेड में लगभग किसके करीब माना जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस के करीब माना जाता है। ठीक है। उसका जो क्वथनांक होता है।
ठीक, अगला देखिए, कह रहे हैं कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे अच्छे से दिया गया। उसके बाद से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? देखिए विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ना, वो चांदी होता है भाई साहब। क्या होता है? चांदी होता है, पर इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो चांदी के बाद से किसका स्थान आता है? कापर का आता है, यानी कि तांबा का आता है। तो कापर बोले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बता दिया वो चीज़ें। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आप सभी को, हमको अच्छे से पता है सर, आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि मापक की इकाई को क्या कहते हैं? अरे सभी लोगों को पता है भाई, डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। अगला है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन से गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो होता है आपका अमोनिया। क्या होता है भाई साहब? अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, क्या होता है? NH3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर के रूप में। अगला है कि ऊर्जा के भरपूर प्रकाश के लिए LED का वर्तमान तकनीक LED का विस्तार रूप है। देखिए, L का मतलब होता है लाइट, E का मतलब होता है इमिटिंग और D का मतलब होता है डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि BMI की गणना के लिए सूत्र है। तो देखिए, वजन किलोग्राम में होता है, M मीटर स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आई का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI का। ठीक है, और इसमें लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रहे जब तक उसे हटाया नहीं गया। न्यूटन का नियम है, लेकिन पहला नियम है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब है कि सर न्यूटन के द्वितीय नियम का है, प्रथम नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। अगला है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वो वापस मेरे पास आ जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया तृतीय नियम है भाई साहब। तो न्यूटन की गति के कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। जब कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो पुनः वापस आती है। ठीक है, क्रिया का प्रतिक्रिया, जैसे बंदूक से गोली चलना, कंधे पर रखकर चलाते हैं ना। हाँ, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सर। ठीक, डेसिबल इकाई है, अभी तो बात किए थे ना, ध्वनि की तीव्रता की है। किसकी है? ध्वनि की तीव्रता की। उसके बाद से अगला है, ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। और सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता जो होती है कितनी डेसिबल होती है? 60 डेसिबल होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि को टकराकर पुनः वापस आना क्या होता है? परावर्तन होता है सर, क्योंकि परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है। तो टकराकर कहाँ से है? दीवार से। या दीवार क्या है? अपारदर्शी है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। देखिए, तांबा भी आया, चांदी भी आया, तो हमने क्या कहा था सर? चांदी बताया था। बहुत बढ़िया सर, आपने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो नाभिकीय संलयन है, और जो परमाणु बम है वो क्या है भाई साहब? नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, बैरिलाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो देखिए, बैरिलाइट का प्रयोग जो किया जाता है, किसी अस्त्र को कुछ देर तक प्रकाशित करने के लिए जो है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट, ये तो आपने सुना भी होगा। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, एक जैसा लग रहा है सर। पॉलीग्राफ टेस्ट, सर तीनों तो हैं, यानी कि उपरोक्त तो क्या हो जाएगा? सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो झूठ व्यक्ति बोलता है ना, उसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग, सच जानने के लिए। जैसे दारू पीते हैं ना भाई साहब, विस्की लेते हैं तो सच बोलने लगते हैं सर। ठीक वैसी तरह से वो चीज़ है। भोजन ऊर्जा को मापने के लिए यूनिट का नाम क्या है? तो देखिए भाई साहब, इसको मापने के लिए कैलोरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद निम्नलिखित से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ओटेल स्टार फर्स्ट है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आपको पता है जो ठोस होता है उसी में ज़्यादातर होती है, यानी कि बर्फ, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब किसमें कितनी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखें। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा ये होता है ओपिसोमीटर। कौन सा होता है? ओपिसोमीटर जो होता है मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है। उसके बाद से अगला है प्लान बेग किसे कहा जाता है? प्लान बेग का मतलब जो पृथ्वी से इतना तेज़ी से ऊपर फेंका जाए ना कि पृथ्वी पर नीचे आया ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो वही क्या होता है? प्लान बेग होता है, यानी कि उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से क्या हो जाना? बाहर निकल जाना, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य बिल्कुल नहीं करता है भाई साहब, तो वही होता है। ठीक है, उसी को प्लान बेग बोलते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में पाई जाती है, नाइट्रोजन में पाई जाती है। सर क्लोरीन कहाँ से आ गया यार? नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए कितना कितना होता है, यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पीछे बताया था ना, आप खुद इसका बताइए। ऐसे बताएंगे क्या? ध्यान रखिएगा इसमें से कोई नहीं है भाई साहब, स्टार वाला प्रश्न है। इसके विद्वान हाइगेंज है। ठीक है, जो 1678 में प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया था भाई साहब इसने। कौन सा भारी जल है? भारी जल क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है भाई साहब? ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला है कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे वो भी बढ़ता है, वो भी क्या होता है? बढ़ता है ना, बिल्कुल सर वो भी बढ़ता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भाई साहब अप्सरा। क्या बात है यार, अप्सरा। ठीक है, क्या नाम था उसका? अप्सरा था। ठीक है, देख लीजिए आप, व्याख्या दी गई है अच्छे से। अगला है कि निम्न में से वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा हो सकता है? बैरोमीटर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब रसायन विज्ञान शुरू होता है भाई साहब। ठीक है, यानी फिजिक्स से इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, यही चीज़ें पढ़ना है यार, उसी को आप पढ़ो अच्छे से, काम आपका हो जाएगा। फिजिक्स से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। अब डेली आपको 6 बजे क्लासेज ये मिलने वाली है, तो देर किस बात की, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।